प्यारे बच्चों, आज के इस लाइव क्लास में हम लोग जीव विज्ञान का संपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न के विषय में कारण सहित विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए रिवीजन करेंगे, सीखेंगे। आप सब कुछ पढ़ चुके हैं, परीक्षा नजदीक है और ऐसे समय में रिवीजन करना बहुत ही आवश्यक है, ताकि जो भी आपके अंदर झिझक है, जो भी आपके अंदर डर है, वह डर समाप्त हो जाएगा। तो जल्दी से सब लोग जुड़िए। बहुत जल्द क्लास प्रारंभ करेंगे। सब लोग जल्दी से जुड़ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सब लोग जल्दी से जुड़ जाइए। सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लिंक को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि सारा नोटिफिकेशन, सारी सूचना आपके तक पहुंच सके। आइए तो आज का क्लास प्रारंभ करते हैं। देखिए, आज का जो प्रश्न है वह है कि वैसे पौधे, सारा प्रश्न परीक्षोपयोगी है, बराबर पूछा जाने वाला है और संपूर्ण सिलेबस को, हर चैप्टर को कवर करते हुए हमने तैयार किया है। क्लास के बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। आज ही संपूर्ण जीव विज्ञान का रिवीजन होगा और आपके अंदर जो झिझक है, डर है, उसको दूर कर दिया जाएगा। आइए, पहला जो प्रश्न है कि वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहते हैं, वे क्या कहलाते हैं? चलिए, वे क्या कहलाते हैं? वे मृतजीवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मृतजीवी। मृतजीवी पोषण में क्या होता है? तो सड़ी गली चीजों को पर जो है वो आश्रित रहते हैं और सूक्ष्म जीव, छोटे छोटे जीव भोजन उससे ग्रहण करते हैं। दूसरा प्रश्न है कि स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। स्वपोषी भोजन के कौन बनाता है? हरे पेड़ पौधे होते हैं स्वपोषी जीव, जो अपना भोजन अपने से बनाते हैं। कौन सी प्रक्रिया के तहत? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के तहत। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए 4 चीज आवश्यक होता है: सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल, जल, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, क्लोरोफिल है, सूर्य प्रकाश भी है, H2O और CO2 भी है। कहने का मतलब इनमें से सभी होगा आंसर। अगला है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? क्या कह रहा है कि इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? बाबू, 2 तरह का प्रश्न होता है। एक पूछेगा प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है, तो जवाब आपको देना है पत्ती। और एक प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन है, तो आपको जवाब देना है हरित लवक। क्या जवाब देंगे? हरित लवक। प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन है? हरित लवक।
आप लोग भी अगर जान रहे हैं प्रश्न का आंसर तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, है ना। कमेंट करके क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताते जाइए आप लोग भी। चलिए अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है। तो हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल में CO2 कितना प्रतिशत है, तो 0.03% है। कहीं कहीं आपको मिलेगा 0.03 से 0.04%, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी प्रश्न अगर आपको समझने में परेशानी हो तो आप कमेंट करते जाइएगा। जो जानकारी है, जो आप जान रहे हैं, उसका जवाब देते जाइए, कमेंट करते जाइए। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नांकित में क्या नहीं होता है। देखिए प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें क्या क्या होता है। पानी टूटता है, सही बात है। CO2 का मुक्त होता है, नहीं, ये नहीं होता है। ऑक्सीजन का मुक्त होना, ये सही है। CO2 का उपयोग होता है, सही बात है। यानी आंसर कौन सा होगा, क्या नहीं होता है, तो CO2 का मुक्त होना यही नहीं होता है, बाकी सब होता है। इनमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, उसका आकार अनिश्चित होता है ना। और निश्चित आकार का एक कोशिकीय प्राणी है अमीबा, और वह क्या करता है, अपने कूटपाद के द्वारा, फॉल्स पैर के द्वारा, स्यूडोपोडिया के द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करने का काम करता है। इसलिए क्या होगा, कूटपाद, स्यूडोपोडिया भी कहते हैं इसको, फॉल्स पैर। जरूरत के समय ये बना लेता है, उसको घेर के अंदर कर लेता है, अंतर्ग्रहण करता है। इनमें से किस छिद्र के द्वारा, सवाल है कि इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है। ये क्या है, पाचन तंत्र है, आहार नाल से जुड़ी हुई संरचना है कि किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है। तो ये निगल द्वार के द्वारा क्या होता है, निगल द्वार के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है ना। आगे है कि ग्रहणी भाग होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, आहार नाल मनुष्य का पाचन तंत्र कि ग्रहणी जो है वो छोटी आंत का भाग होता है। किसका होता है, छोटी आंत का भाग होता है। आगे है, अगला जो प्रश्न है वो आप स्क्रीन पर आपके सामने है कि इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। क्या है कि इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है, तो ग्लूकोज का। किसका होता है, ग्लूकोज का, है ना। आगे है, पौधों में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं तक पहुंचता है। तो जवाब क्या होगा, विसरण। क्या होगा, विसरण की क्रिया के द्वारा पौधों में बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं तक पहुंचता है। क्या होता है, तो कोशिकाओं तक पहुंचता है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के ट्रैकिया में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, उपास्थि के बने पूर्ण वलय, उपास्थि के बने अपूर्ण वलय, क्यूटिकल के बने पूर्ण वलय, क्यूटिकल के बने अपूर्ण वलय। आंसर होगा कि उपास्थि के बने अपूर्ण वलय। अगला है कि श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है। श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है, विघटन होता है। क्या होता है, विघटन होता है। ग्लूकोज टूट करके क्या बनाता है,
CO2 बनाता है और ऊर्जा उससे मुक्त होती है। अवायवीय श्वसन कोशिकाओं के किस भाग में होता है? तो अवायवीय श्वसन यानी ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है और ये कोशिका द्रव्य में ही होता है। अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? तो कोशिका द्रव्य में होता है। चलिए, यहां तक किसी को कोई परेशानी है तो बोलिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बाबू, सब लोग जुड़िए। चलिए, आगे है कि मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। आगे है कि आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से, आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पाइरूवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है? क्या जवाब देंगे? लैक्टिक अम्ल में होता है। किस में होता है? लैक्टिक अम्ल में होता है। आगे है कि पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। क्या रहता है? जड़, तना, टहनी, रंध्र। रंध्र होता है, छिद्र होता है, स्पोर होता है। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या रहता है? रंध्र होता है, स्पोर होता है। आगे है कि निश्वास द्वारा, प्रश्वास और निश्वास, तो निश्वास द्वारा निकली वायु में क्या रहती है? CO2 रहती है। क्या रहता है? तो CO2 रहता है। निश्वास द्वारा निकली वायु में क्या रहती है बाबू? CO2 रहती है। आगे है कि एक कोशिकीय शैवालों में, है ना, एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। किसके द्वारा? विसरण की क्रिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विसरण के द्वारा होता है। एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन विसरण की क्रिया के द्वारा होता है। अब है कि पानी एवं घुलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण होता है। पेड़ पौधों में क्या होता है? पानी एवं घुलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण जो होता है, तो पानी और घुलित खनिज कहां होता है? जमीन में। मूलरोम के द्वारा जड़ से होते हुए पेड़ पौधों के अग्रभागों तक, पत्तियों तक पहुंचाने का काम किसके द्वारा होता है? जाइलम नलिकाओं के द्वारा होता है। जाइलम का कार्य ही है कि जल एवं घुलित खनिज का जमीन से अवशोषित करके पेड़ पौधों के अग्रभागों तक पहुंचाने का काम करता है। अगला है कि पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है ना? तो पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण सुक्रोज के द्वारा रूप में होता है। किस रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में होता है। अगला है कि फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है? केवल नीचे की ओर? नहीं। केवल ऊपर की ओर? नहीं। इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं, यानी ऊपर और नीचे दोनों ओर होता है। ध्यान रखिएगा। जल और घुलित खनिज लवण क्या होता है? नीचे से ऊपर होता है, जबकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद क्या होता है? खाद्य पदार्थ का निर्माण होता है और यह खाद्य पदार्थ का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। किस दिशा में? ऊपर और नीचे दोनों ओर होता है ना?
आगे है कि जल तथा घुलनशील लवण का, जल तथा घुलनशील लवण का मूल रोम से पत्तियों तक पहुंचने की क्रिया किस उत्तक द्वारा संपन्न होता है? तो किस उत्तक के द्वारा होता है? जाइलम उत्तक के द्वारा होता है। दो भस्कुलर बंडल होते हैं, दो संवहन बंडल होते हैं, दो संवहन उत्तक होते हैं, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। जाइलम के द्वारा क्या होता है बाबू कि जल और खनिज लवण जड़ से, जमीन से जड़ से होते हुए कहां तक जाता है? पत्तियों यानी पौधे के, पेड़ पौधे के अग्रभाग तक जाता है और पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद खाद्य पदार्थ का निर्माण होता है और खाद्य पदार्थ का निर्माण होने के बाद फ्लोएम के द्वारा, दूसरा जो संवहन मंडल है उसके द्वारा पेड़ पौधों के ऊपर नीचे यानी सभी भागों में समान रूप से खाद्य पदार्थों का वितरण फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे आते हैं कि रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? हीमोग्लोबिन के कारण लाल दिखता है। रक्त हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण कैसा दिखता है? लाल दिखता है। रक्त हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण कैसा दिखता है? लाल दिखता है। आगे है कि शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त, शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां क्या कहलाती है? धमनियां कहलाती है। क्या कहलाती है? धमनियां कहलाती है। धमनी में क्या होता है? शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाया जाता है, जबकि शिरा के द्वारा अशुद्ध या विऑक्सीजनित रक्त का परिवहन होता है। हृदय के वेशमों का शिथिलन क्या कहलाता है? हृदय के वेशमों का शिथिलन क्या कहलाता है? डायस्टॉल कहलाता है और संकुचन सिस्टॉल कहलाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? एमिनो अम्ल के विखंडन से अमोनिया बनता है, NH3 बनता है। अगर किसी कारण से किसी मनुष्य का एक किडनी, एक वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो उसका परिणाम क्या होगा? उत्सर्जन बंद हो जाएगा? नहीं, दूसरा वृक्क से उत्सर्जन होगा। यानी मनुष्य में एक जोड़ा किडनी होता है, एक जोड़ा वृक्क होता है। इन केस अगर एक किडनी काम करना बंद कर देता है तो दूसरे किडनी से आदमी बिल्कुल नॉर्मल अवस्था में जी सकता है और जीता है। वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? तो उत्सर्जन का है। इसके द्वारा क्या होता है? उत्सर्जन की क्रिया का संपादन होता है। रेजिन क्या है? उत्सर्जी पदार्थ। ये किस पौधे से उत्सर्जी माने उत्सर्जन होता है? बबूल, पीपल, कनेर, चीड़। चीड़ से होता है। रेजिन जो है वो चीड़ पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है। पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। पेड़ पौधों में जो व्यर्थ पदार्थ होते हैं जिसको कि पादप अपशिष्ट कहते हैं, ये संचित रहता है पत्तियों में भी, छाल में भी, कोशिकाओं, कोशिकीय रिक्तिकाओं में भी, यानी इन सभी में क्या होता है? संचित रहता है, जमा रहता है। अगर किसी को कोई परेशानी हो, बहुत अच्छा लोग जवाब भी दे रहे हैं आप लोग, बहुत बहुत धन्यवाद बाबू। बिल्कुल इसी तरह जवाब देते जाइए। कोई परेशानी हो तो आप बोलिए, कमेंट करके बताइए हमें। चलिए बहुत अच्छा है, सब लोग जुड़े रहिए, सब लोग सीखिए।
अगला है कि हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। किसके द्वारा? तंत्रिका द्वारा, रसायनों द्वारा। तंत्रिका एवं रसायनों दोनों के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा तंत्रिका के द्वारा भी और विभिन्न प्रकार के रसायनों के द्वारा भी। आगे है कि एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? एब्सिसिक एसिड ऑक्जिन की तरह है, जिब्रेलिन्स की तरह है, साइटोकाइनिन की तरह है? नहीं, ये एक वृद्धि रोधक रसायन है। प्रकृति में देखिए वृद्धि करने वाला भी रसायन है और वृद्धि को रोकने वाला भी है ना। इतना ना वृद्धि हो जाएगा तो फिर परेशानी हो जाएगी, इसलिए उसको रोकने वाला भी है। और ये आपका एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक अम्ल वृद्धि रोधक रसायन है। बीज रहित पौधों के उत्पादन में ऐसे पौधे भी होते हैं जिनका कि क्या होता है? बीज जिसमें नहीं होता है, सीड्स नहीं होते हैं। तो उसके उत्पादन में कौन सहायक होते हैं? साइटोकाइनिन, ऑक्जिन, जिब्रेलिन्स। ऑक्जिन एवं जिब्रेलिन्स दोनों। आंसर क्या होगा? ऑक्जिन एवं जिब्रेलिन्स दोनों सहायक होता है। आगे है, इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं? तो फल पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग होता है। क्या होता है? एथिलीन। एथिलीन का प्रयोग होता है, यही आंसर है। किसका है? एथिलीन। आगे है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति की दर को नियंत्रित करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन, हार्ट बीट जिसको बोलते हैं, तथा श्वसन गति की दर को नियंत्रित करने का काम करता है? तो वो है, जवाब होगा मेडुला। कौन सा भाग है? मेडुला। हमेशा याद रखेंगे कि मस्तिष्क का मेडुला भाग है जो हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति की दर को क्या करता है? नियंत्रित करने का काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि इनमें कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है? सेरिबेलम, मेडुला, सेरिब्रम, कॉर्पस कैलोसम। तो जवाब होगा सही सेरिब्रम, है ना। सेरिब्रम है जो कि बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है। हार्मोन स्रावित होता है किससे? अंतःस्रावी ग्रंथि से, बहिःस्रावी ग्रंथि से, नलिका ग्रंथि से? इनमें से कोई नहीं। जवाब होगा सही अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा, इंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा हार्मोन का सिक्रेशन होता है, हार्मोन का स्राव होता है। एंड्रोजेन नरलिंग हार्मोन है, स्त्रीलिंग हार्मोन है, पाचक रस है, पाराथायरॉयड हार्मोन है। नरलिंग जो है वो, सॉरी, एंड्रोजेन जो है वो नरलिंग हार्मोन है। एस्ट्रोजेन स्रावित होता है किसके द्वारा? वृषण द्वारा, अंडाशय द्वारा, लैंगरहैंस की दीपिकाओं द्वारा, थायराइड ग्रंथि द्वारा। तो जवाब होगा अंडाशय के द्वारा। किसके द्वारा होता है? अंडाशय के द्वारा। आप लोग भी कमेंट करके जो जान रहे हैं जवाब देते जाइए। जो जवाब दे रहे हैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा है बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन अलैंगिक जनन की विधि है जिसमें लिंग भाग नहीं लेता है? तो विखंडन भी है, मुकुलन भी है, बीजाणु जनन भी है, यानी इनमें से सभी जो है वो अलैंगिक जनन का उदाहरण है। अलैंगिक जनन किसको कहते हैं? जनन की वह विधि जिसमें लिंग भाग नहीं लेता है। आगे है कि किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलता है, मुकुल निकलता है, बड निकलता है? तो कौन सा जनन है वो? मुकुलन में है। मुकुलन में क्या होता है? जैसे हाइड्रा, हाइड्रा में क्या होता है? उससे मुकुल निकलता है, बड निकलता है और फिर धीरे धीरे वह अलग होकर के एक नया जीव बन जाता है। पराग कोश में पाए जाते हैं। पराग कोश में क्या पाया जाता है? परागकण,
परागकण का भंडार होता है। आगे है कि स्त्री केसर के आधारी भाग को क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र, पुष्पासन, अंडाशय। क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। ठीक है। अगला है पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र, परागनली, उसको कहते हैं परागकोश। पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहा जाता है बाबू? परागकोश कहा जाता है। आगे है कि निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? क्या होता है? निषेचन किसको कहते हैं? फर्टिलाइजेशन किसको कहते हैं? मेल गेमिट और फीमेल गेमिट, है ना। नर युग्मक और मादा युग्मक के संगलन को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं, निषेचन कहते हैं। और ये सिर्फ अमीबा में होता है? नहीं। ईस्ट में होता है? नहीं। ये पुष्पी, पादप और जंतुओं में, दोनों में होता है। आगे है कि निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें क्या बनाती है? तो निषेचन के फलस्वरूप फूल, फल, बीज, भ्रूण क्या बनाती है? फल बनाती है। बीजांड की दीवारें मोटी होकर क्या बनाती है? बीजावरण बनाती है। क्या बनाती है? बीज का आवरण बनाती है, बीज को ढक लेती है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? फाइलोपियन नलिका, लेबिया माइनोरा, परिपक्व पूटक, शुक्रवाहिका। ये सिर्फ शुक्रवाहिका जो है वो कहां होता है? केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है। अब है नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन को निषेचन कहते हैं। और निषेचन से क्या बनता है? जायगोट बनता है। क्या बनता है? जायगोट बनता है। आप लोग भी कमेंट करते जाइए। चलिए, बहुत अच्छा है बाबू, सब लोग कमेंट करते जाइए। यहां तक कोई परेशानी है तो बताइए। चलिए, समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़ें। चलिए, ठीक है। आगे है कि स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? 28वें दिन, 14वें दिन, 20वें दिन या 30वें दिन? इसका जवाब होगा 14वें दिन जो है वो क्या होता है? स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु अंडाशय से बाहर निकलता है। अब निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? तो लैंगिक जनन संचारित रोग एड्स है, अनैतिक यौन संबंधों के कारण होता है, गोनोरिया भी है, सिफिलिस भी है, टाइफाइड जो है वो लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है। और ये तीनों, एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस, तीनों लैंगिक जनन संचारित रोग है। आगे बढ़ते हैं कि किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाता है? किसी जीव की जीनी संरचना जीन प्ररूप या जीनोटाइप कहलाता है। किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाता है? जीन प्ररूप या जीनोटाइप कहलाता है। आगे है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया था? प्रयोग के लिए किस पौधे का किया था? साधारण मटर का किया था, मटर पर प्रयोग किया था। आगे है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा आनुवांशिकता
का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? जीवाश्म विज्ञान, भ्रूण विज्ञान, जीव विज्ञान, आनुवंशिकी। क्या कहलाता है? आनुवंशिकी कहलाता है। आगे है कि अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी क्या है? चिंपैंजी, गोरिल्ला, बंदर, गिलहरी। क्या कहलाता है? कौन सा है? चिंपैंजी। अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी कौन है? चिंपैंजी है। कौन है? चिंपैंजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं। कौन ऊर्जा को ग्रहण करता है? देखिए, इस पर्यावरण में, इस वातावरण में ऊर्जा का मात्र एक स्रोत है, वो है सूर्य। और उस सूर्य से ऊर्जा कौन ग्रहण करता है? हरे पेड़ पौधे ग्रहण करता है, क्योंकि उसमें हरित लवक होता है, उसमें प्रकाश संश्लेषण करने की क्रिया करने की क्षमता होती है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही क्या करता है? सूर्य ऊर्जा को अपने में संचित करने का काम करता है। और जो ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं उसको उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता, सूक्ष्मजीव क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। आगे है कि निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? कौन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकता है? किसमें हरित लवक है? सर्प में, मेढक में, ग्रासहोपर में, घास में? तो घास में जो है वो उत्पादक है, उसमें हरित लवक होता है और वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। आगे है कि मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता है। कौन? मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता कौन है? हरा पौधा, मेढक, ग्रासहोपर, सर्प। सर्प है। तृतीयक उपभोक्ता किसको कहते हैं? जिसको कोई दूसरा नहीं खा सकता है, उच्च श्रेणी का प्राणी होता है। क्योंकि यहां मैदानी पारिस्थितिक तंत्र की बात हो रही है तो वहां सर्प जो है वो तृतीयक उपभोक्ता है। आगे है कि वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरन होते हैं उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। क्या होता है? प्राथमिक उपभोक्ता होता है। कहिए क्यों प्राथमिक उपभोक्ता इसको कहे? क्योंकि हिरन किसको खाता है? उत्पादक को खाता है, हरे पेड़ पौधे को खाता है, घास को खाता है, इसलिए ये प्राथमिक उपभोक्ता कहलाया। प्राथमिक उपभोक्ता कहते किसको है? जो शाकाहारी जंतु माने शाकाहारी होता है, शाकाहारी जंतु होता है और जो हरे पेड़ पौधे को खाता है, उत्पादक को खाता है। आगे है कि निम्नलिखित में कौन एक आहार श्रृंखला बनाते हैं? घास, मछली, मेढक नहीं, मछली घास को नहीं खाती है, मछली को मेढक नहीं खाता है। शैवाल, घास तथा ग्रासहोपर, यह भी सही नहीं है। घास, बकरी तथा मनुष्य, ये है, क्योंकि घास को बकरी खाती है और बकरी को फिर कौन खा जाता है? मनुष्य खाता है। तो ये एक आहार श्रृंखला है, फूड चेन है। क्योंकि देखिए फिर उसके बाद है गेहूं, आम तथा मनुष्य। आम गेहूं को नहीं खाता है, इसलिए ये आपका क्या है? आहार श्रृंखला होगा। बोलिए यहां तक किसी को कोई परेशानी है तो आप बताइए। चलिए आगे बढ़ें। आगे है कि किसी पारिस्थितिक तंत्र के जैव घटक होते हैं। जैव यानी जो जीवित होता है ना? अब देखिए कौन कौन है? प्रकाश एवं जल नहीं है, पौधे एवं मृदा नहीं है, हरे पौधे एवं जल ये भी नहीं है। तो कौन कौन है? पौधे, जानवर, मनुष्य एवं सूक्ष्मजीव। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा, है ना? आगे है कि पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है?
एक दिशी, द्विदिशी, बहुदिशी, किसी भी दिशा में एक दिशी होता है, एक पथी होता है ना। और वो भी कैसा होता है, लिंडेमान के 10% लॉ के हिसाब से होता है। आगे है, एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है। शाकाहारी से जो निर्माण होता है वो होता है प्रथम पोषी स्तर का, सॉरी द्वितीय पोषी स्तर का। क्योंकि प्रथम पोषी स्तर में कौन आता है, हरे पेड़ पौधे, और शाकाहारी हरे पेड़ पौधे को खाता है, यानी वो प्राथमिक उपभोक्ता है, वो द्वितीय पोषी स्तर का हो गया। जो मांसाहारी जंतु हैं और द्वितीय ये क्या बोलते हैं उसको, द्वितीय उपभोक्ता को जो खाते हैं वो तृतीय पोषी स्तर है, और फिर उसके बाद का चतुर्थ पोषी स्तर होता है। इसलिए प्रथम पोषी स्तर हो गया उत्पादक, यानी हरे पेड़ पौधे, और हरे पेड़ पौधे को जो खाते हैं यानी शाकाहारी जंतु, वो होते हैं द्वितीय पोषी स्तर। फिर है कि निम्नलिखित में कौन सा समूह जैव निम्नीकरणीय पदार्थों का है। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ किसको कहते हैं, जो सड़ जाता है, गल जाता है ना, वो सब होता है। तो देखिए इसमें क्या है, घास गोबर तो ठीक है, पॉलीथीन है, पॉलीथीन नहीं होगा, इसलिए गलत आंसर है। जैव केक प्लास्टिक, ये भी नहीं होगा। फलों के छिलके गोबर पेपर, हाँ ये आपका होगा। फलों के छिलके गोबर पेपर, ये सड़ता गलता और नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, ये आपका जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है ना, इसका अपघटन भी होता है। आगे है, ओजोन परत का अवक्षय किसके लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेवार है। ओजोन परत का अवक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेवार है, तो वो है CFC, कार्बन फ्लोरोकार्बन। ये कार्बन फ्लोरोकार्बन कहां से मुक्त होता है, ये रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज से निकलता है, ये AC से निकलता है ना। और ये कार्बन फ्लोरोकार्बन क्या करता है, ओजोन परत को क्षय कर देता है, नाश कर देता है, जिसमें क्या होता है, ओजोन परत की प्रधानता होती है। और ओजोन परत वायुमंडल का तीसरा परत है जिसमें ओजोन गैस की प्रधानता होती है। और ये क्या करता है, हमें सूर्य से निकलने वाला जो परावैंगनी किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट रेज है, उसको ये रोक करके पृथ्वी पर आने से रोकता है, हमें बचाता है। अगर अल्ट्रावायलेट रेज, परावैंगनी किरणें अगर पृथ्वी पर आ जाएगी तो हम सभी जीव जंतु क्या होंगे, नष्ट हो जाएंगे। इसलिए कम से कम इस्तेमाल कीजिए, जिससे कि कार्बन फ्लोरोकार्बन CFC का उत्सर्जन कम से कम हो या नहीं हो, है ना। चलिए, यहां तक कोई परेशानी है किसी को, बताइए, कमेंट करके बताइए। कहीं अगर किन्हीं को कोई परेशानी है, दिक्कत है तो बोलिए। कोई भी प्रश्न में किन्हीं को कोई झिझक, कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं, और अगर परेशानी नहीं है तो भी बताएं। चलिए, आज के क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।